हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मार्शल पीक के धमाकेदार सीजन 2 के एपिसोड में। अब आगे की स्टोरी मैं नॉवेल से लेने वाला हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो बने रहिएगा। यांग काई की जर्नी में अब क्या ट्विस्ट्स आएंगे, ये सब जानने के लिए बने रहो मार्शल पीक सीजन 2 में। इस इलाके में बिल्कुल सुरक्षित जगह नहीं थी। यांग काई बस अपनी आभा जितना हो सके दबाकर और रास्ते में निशान मिटाकर चल रहा था ताकि उसकी जगह का पता न चले। वह एक खोखले पेड़ के बीच में छिपा और चारों तरफ की हरकतों पर नजर रखते हुए ब्लड बीड सोखने लगा। इस बार की ब्लड बीड्स की फसल लगभग 20 थीं, जिनमें आधी से ज्यादा थर्ड ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स की थी और बाकी फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स की। इसके अलावा गोल्डन लाइट पैलेस के डिसिपल्स को मारकर मिली 3 ब्लड बीड्स भी थीं। ब्लड बीड की स्केल उसके साइज से आसानी से पता चल जाती थी। फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट की ब्लड बीड सिर्फ मटर के दाने जितनी होती थी और थर्ड ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट की उससे आधी, जबकि 3 सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री विशेषज्ञों की मौत के बाद बनी ब्लड बीड्स अंगूठे जितनी थी। यांग काई ने एक थर्ड ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट की ब्लड बीड हथेली पर ली और धीरे से अपनी ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट चलाने लगा। हथेली से युआन क्यूई बहने लगी, ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध। ये शुद्ध ऊर्जा मेरिडियन से शरीर में घुसने लगी, फिर डेंटियन में, जहां अनरील्ड गोल्डन स्केलेटन ने उसे सीधे सोख लिया। ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट थोड़ी ही चलाई थी कि यह एक ब्लड बीड गायब हो गई और उसकी ताकत बन गई। ये घटना यांग काई को हैरान कर गई। भले लिंग ताइशु ने बताया था कि ब्लड बीड आसानी से रिफाइन की जा सकती है बिना किसी छिपे खतरे के, यांग काई को उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसान होगी। ब्लड बीड में मौजूद ऊर्जा बहुत शुद्ध थी, जरा सी बर्बादी नहीं। यह ऊर्जा साफ थी जैसे सुबह की ओस। इस ब्लड बीड को रिफाइन करने की जरूरत नहीं थी और सीधे सोखी जा सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग ताइशु ने इस जगह की ब्लड बीड्स की इतनी ऊंची तारीफ की थी। अगर कोई ढेर सारी ब्लड बीड्स हासिल कर ले तो उसकी ताकत आसमान छू लेती। बड़ी बाउंड्री में प्रमोशन को छोड़कर, जहां सबको समझ चाहिए, छोटी बाउंड्री में प्रमोशन में कोई रुकावट नहीं आती। जो एक बार ब्लड बीड की ऊर्जा सोख लेता वह इस लालच से बच नहीं पाता। मजबूत बनने और ताकत बढ़ाने के लिए वह किसी जिंदा चीज को नहीं छोड़ता, चाहे इंसान हो या मॉन्स्टर बीस्ट। उसके लिए ब्लड बीड्स ही इस जगह की एकमात्र कीमती चीज होती। बिना चिंता के ऊर्जा सोखने का मौका बहुत दुर्लभ था और ब्लड बीड्स पैदा करने वाली दूसरी जगहें नहीं थीं। गहरी सांस लेकर मन संभालते हुए यांग काई ने सारी ब्लड बीड्स हथेली पर ली और ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट चलाने लगा। ढेर सारी शुद्ध ऊर्जा हथेली में घुसने लगी। पल भर में इतनी बड़ी ऊर्जा से उसकी मेरिडियंस फूलने लगी। यह ऊर्जा ब्लड बीड्स से लगातार उसके शरीर में घुस रही थी, जहां अनरील्ड गोल्डन स्केलेटन उसे सोख रहा था। सोखने की रफ्तार बयान नहीं की जा सकती। यांग काई ने हथेली की सारी ब्लड बीड्स सोख ली, तेजी से उन्हें अपनी ऊर्जा में बदल लिया। यांग काई महसूस कर रहा था कि वह हर मिनट मजबूत हो रहा है। ऊपर से उसे लग रहा था कि वह सेपरेशन एंड रियूनियन थर्ड स्टेज के पीक पर पहुंच रहा है। जब हथेली पर सिर्फ 2 ब्लड बीड्स बची, यांग काई को केंद्र बनाकर अदृश्य शॉकवेव फैली, हेवन एंड अर्थ की ऊर्जा हिला दी। वह आसानी से सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री फोर्थ स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया, बिना किसी रुकावट के। यांग काई को खुशी नहीं हुई, बल्कि उसका दिल धंस गया। अंदर से कोसते हुए उसने ब्लड बीड सोखना नहीं रोका, बल्कि रफ्तार बढ़ा दी। पल भर में बाकी 2 ब्लड बीड्स भी गायब हो गईं। उन 2 बीड्स ने उसके नए प्रमोटेड रियल्म को स्थिर कर दिया। बिना हिचकिचाए यांग काई अपनी छिपने की जगह से निकल गया। भले उसे उम्मीद थी कि बाउंड्री प्रमोशन से कोई घटना होगी, लेकिन इतनी साफ उम्मीद नहीं थी। अगर पास कोई होता तो जरूर पता चल जाता, इसलिए रुकता तो दूसरे उसे ढूंढ लेते। पूरी रफ्तार से कई मील दौड़ने के बाद यांग काई रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन कहां से पता नहीं चल रहा था। यह महसूस उसकी कल्पना नहीं थी। यांग काई ने अंदाजा लगाया कि उसे देखने वाला उसकी मौजूदा बाउंड्री से ऊंचा होगा। यही वजह थी कि उसे कोई संकेत नहीं मिल रहा था, या शायद दूर से देख रहा था और पीछा नहीं कर रहा था। अगर बाद वाला होता तो अच्छा होता। आखिर अगर कोई विशेषज्ञ उसे निशाना बना रहा होता तो छिपने और वक्त बर्बाद करने की वजह क्या होती? क्या इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी? साथ ही यांग काई ने सोचा कि इस खास इलाके में और प्रमोशन नहीं कर सकता। सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री फोर्थ स्टेज की ताकत से उसे तुरंत खतरा नहीं लग रहा था, लेकिन अगर असली विशेषज्ञ से टकरा जाता तो सुरक्षित निकलना मुश्किल होता। अगर हर छोटे प्रमोशन में ऐसा हंगामा होता तो उसके लिए बुरा होता। और दर्जन भर मील दौड़ने के बाद नजर लगने का एहसास और गाढ़ा हो गया और उसकी पीठ ठंडी पड़ने लगी। अचानक यांग काई रुक गया और उसका चेहरा बदसूरत हो गया।
उसे सामने पेड़ के पीछे से किसी की युआन क्यूई की लहर महसूस हुई। लग रहा था कि विरोधी और छिपना नहीं चाहता था और उस जगह उसका इंतजार कर रहा था। इस व्यक्ति की रफ्तार बहुत तेज थी कि उससे आगे निकलकर इंतजार कर रहा था। हालात बुरे लग रहे थे। वे जरूर दोस्ताना नहीं थे और यान काई को पता भी नहीं था कि किससे टकराया है और उनकी ताकत क्या है, इसलिए लापरवाही से हिलने की हिम्मत नहीं थी। हे, पेड़ के पीछे से उदास ठंडी हंसी आई जैसे कोई धीरे से बाहर निकला। उसका चेहरा देखकर यान काई को खून उगलने का मन हुआ। ये व्यक्ति घोस्ट किंग वैली का डिसिपल निकला। इस बार घोस्ट किंग वैली से 3 लोग आए थे और सब ट्रू एलिमेंट बाउंड्री मार्शल आर्टिस्ट थे। एक का नाम जिनहाओ था जिसकी यान काई से दुश्मनी थी और कसम खाई थी कि उसे मार डालेगा। दूसरी औरत थी और तीसरा मर्द। यही घोस्ट किंग वैली की लाइनअप थी। सचमुच जैसा कहा जाता है, दुश्मन अक्सर रास्ते पार करते हैं। इस विशाल जगह में उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती थी कि इन डिसिपल्स से टकरा जाए। अगर घोस्ट किंग वैली के डिसिपल्स के अलावा कोई और होता तो बातचीत से मामला सुलझाने की संभावना होती, लेकिन गुई ली ने उन्हें उसे मारने को कहा था, इसलिए लड़ाई के अलावा दूसरा नतीजा नामुमकिन था। यान काई को भी मौका मिलता तो हमला करता। अफसोस, अभी बुरा वक्त था। वे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे और उसने सिर्फ एक ब्रेक थ्रू किया था। ऐसे दुश्मन से जीतने की सोच कैसे करता? उनमें से कोई एक भी उसे हड्डियां समेत निगल जाता और अब 3 थे। हालात बुरे थे, बहुत बुरे। हाँ, देखो कौन मिला। घोस्ट किंग वैली डिसिपल यू चेनकुन ने हैरानी से कहा जैसे उसने यान काई को घूरा। चेहरे पर संतोष था। हाई हेवन पवेलियन का छोटा हरामी निकला। ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। उसे जाहिर तौर पर उम्मीद नहीं थी कि जिसे रोका है वह यान काई होगा। ये सचमुच गलती से मिला मौका था। यान काई ने बस उसे देखा और रुकने की हिम्मत नहीं की। पलक झपकते अपनी बनाई मूवमेंट टेक्निक चलाकर भागने की कोशिश की। मूवमेंट टेक्निक से भागना जरूर अच्छा विकल्प था और उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, सेकंडों में हजारों फीट पार कर लेता। समान लेवल के विरोधी इस रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाते। फिर भी यान काई शरीर हिला ही पाया था कि सामने हवा की चीख और गरज सुनाई दी और एक बड़ा फीका हाथ अंधे कोने से आया। हा, हाई हेवन पवेलियन का छोटा हरामी, हम सचमुच किस्मत से बंधे हैं। हंसते हुए जिनहाओ ने अपनी आकृति उजागर की, फीकी और बिना खून की जैसे अंधेरे में छिपा हत्यारा जो किसी पल मारने को तैयार हो। यान काई का मूड और भारी हो गया। मुद्रा लेकर उसने बनिंग सन की थरी लेयर ब्लास्ट चलाई। उनकी मुट्ठियां टकराई जैसे जिनहाओ ने ठंडी हंसी हंसी और अपनी ट्रू क्यूई उकसाई। उसकी 5 उंगलियां तेज ब्लेड्स जैसी हो गईं। टकराते ही 3 दबी आवाजें आईं और यान काई हवा में उड़ गया जबकि चेहरा सफेद पड़ गया। मुंह से खून आने को दबाते हुए वह लड़खड़ाकर उतरा। जिनहाओ की ताकत ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 4th स्टेज थी। घोस्ट किंग वैली के 3 डिसिपल्स में वह सबसे ताकतवर था। यान काई ऐसे दुश्मन का बिल्कुल मुकाबला नहीं था। उससे भिड़ना भी हार का मतलब था। जमीन पर उतरते ही यान काई को सांस लेने का वक्त भी नहीं मिला कि पीछे से हत्यारी नियत महसूस हुई। जल्दी बचाव किया, उसके पास से चमक गुजरी और उसके कपड़े कागज जैसे फट गए। अच्छी प्रतिक्रिया। जिनहाओ ने फिर हमला नहीं किया बल्कि शांत चेहरे से बाहें मोड़कर यान काई को मजाक भरी नजर से देखा। जल्दी पीछे मुड़कर यान काई ने पाया कि घोस्ट किंग वैली की महिला डिसिपल भी पहुंच गई थी और पीछे से हमला उसका था। ये औरत, यान काई ने दिल में कोसा। तीनों कोनों से तीनों ने यान काई को घेर लिया था। ये 3 गोल्डन लाइट पैलेस के सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री डिसिपल्स जैसे नहीं थे जिन्हें यान काई आसानी से मार सकता था। इन तीनों से भिड़ते वह हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। छोटे हरामी, तू मरना कैसे चाहता है? जिनहाओ ने यान काई को नफरत से घूरकर पूछा। आखिर नीदर माउंटेन के रास्ते में गोल्डन आइट सिल्वर बैक पाइथन के हमले में यान काई ने उससे लगभग मार ही डाला था। यही वजह थी कि वह यान काई से हड्डियों तक नफरत करता था। हालांकि अभी तीनों ने छोटे हरामी को घेर लिया था। पंख होते तो भी भाग नहीं पाता। आखिर उसे जल्दी यान काई की जान लेने की जल्दी नहीं थी और कभी कभी दुश्मन को मारने की बजाय तड़पाना और अपमानित करना ज्यादा मजा देता था। यू चेनकुन ने हंसकर कहा, सीनियर ब्रदर, हमें उससे टुकड़े टुकड़े करना चाहिए या खून निकालकर मारना चाहिए। जिनहाओ ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत रहम होगा, मैं कहता हूँ उसे घोस्ट स्लेव बना दे और कभी पुनर्जन्म न होने दे, हमेशा घोस्ट किंग वैली का गुलाम बनाकर। यू चेनकुन ने भौहें सिकुड़ी। इस छोटे हरामी की ताकत बहुत कम है, घोस्ट स्लेव बनाया भी तो बड़ा रोल नहीं निभा पाएगा। यान काई के बारे में उनकी बातें सुनकर घोस्ट किंग वैली की औरत बेसब्री से बोली, बस मार डालो, इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? आखिर ब्लड बीड भी है।
जिन हाओ और यू चेन कुन ने जल्दी हंसा, जूनियर सिस्टर ने मारने को कहा तो बस मारकर खत्म कर दे। फैसला करके जिन हाओ यान काई की तरफ बढ़ा, चेहरे पर बेरहमी और हत्यारी नियत। छोटे हरामी, खुश रह कि दर्दरहित मौत मिलेगी तो नर्क पहुंचकर मुझे शुक्रिया करना मत भूलना। यान काई ने ठंडी हंसी हंसी, मुझे मारकर फिर बात करना। बात करके वह सीधे घोस्ट किंग वैली की महिला डिसिपल की तरफ बढ़ा। उन्हें लंबे समय देखने के बाद उसे पता था कि घोस्ट किंग वैली के 3 डिसिपल्स में इस औरत की ताकत सबसे कम थी। फिर भी शायद उसकी सुंदरता की वजह से उसका दर्जा कम नहीं था, जिससे जिन हाओ और यू चेन कुन उससे बहुत सम्मान से पेश आते थे। इसलिए यह औरत उनकी ताकत में कमजोर कड़ी जरूर थी। अगर यांग काई घेरा तोड़ना चाहता था तो सबसे अच्छा तरीका फ्लेमिंग यांग विंग्स इस्तेमाल करना था। भले ट्रू एलिमेंट बाउंड्री विशेषज्ञ उड़ सकते हो, फ्लेमिंग यांग विंग्स का मुकाबला नहीं कर पाते। हालांकि इस जगह में ढेर सारे छिपे खतरे थे, इसलिए फ्लेमिंग यांग विंग्स से हवा में उड़कर भागना और ध्यान खींचता। इसलिए यांग काई आखिरी मजबूरी तक फ्लेमिंग यांग विंग्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। यांग काई भागा, हालांकि घोस्ट किंग वैली के 3 डिसिपल्स ने सिर्फ ठंडी हंसी हंसी। भले जिन हाओ और यू चेन कुन ने देखा कि यांग काई उनकी महिला साथी की तरफ दौड़ रहा है, घबराहट की बजाय उनके चेहरों पर सिर्फ तिरस्कार था। जाहिर था उन्हें यकीन था कि वह यांग काई को रोकने के लिए काफी ताकतवर है। युवती का चेहरा भी नहीं बदला जैसे उसने अपनी ट्रू क्यूई चलानी शुरू की। उसकी सुंदर आंखें यांग काई पर जमी जैसे वह मरे हुए को घूर रही हो, अपनी ताकत पर पूरी तरह यकीन। हालांकि जब वह उसके 15 मीटर के दायरे में पहुंचा, यांग काई की युआन क्यूई जोरदार फट पड़ी। अनयील्डिंग विल, सिलाविन, ये गोल्डन स्केलेटन से मिली क्षमता है, उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ाती है। ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टीवेटर की पकड़ से भागना है तो पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। यांग काई की ताकत में उछाल महसूस करके युवती का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने अपनी छोटी फीकी हथेलियां ऊपर की, उंगलियों की नोक से कई लगभग अदृश्य रेशम जैसे धागे निकले जो यांग काई को घेरने की कोशिश में उसके पास पहुंचे। उसकी ट्रू क्यूई से ये धागे नहीं बने थे, किसी ने इन्हें खास मजबूत सामग्री से बनाया था जो ट्रू क्यूई डालने पर बेहद तेज हो जाते थे। चूंकि ये तकनीकी रूप से आर्टिफैक्ट नहीं थे, महिला डिसिपल इस अलग दुनिया में इन्हें इस्तेमाल कर सकती थी। इन धागों के खतरे को महसूस करके यांग काई का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने जल्दी उंगलियों पर यांग लिक्विड की कुछ बूंदें संघनित की। जैसे ही ये यांग लिक्विड की बूंदें प्रकट हुई, यांग काई ने उन्हें ढालों में बदल लिया और अपने शरीर के सामने परतें बना दी। ठीक वक्त पर खत्म करके वह धागों से टकराया। तारांकन यांग लिक्विड की ढालें जल्दी कट गईं, लेकिन उस छोटी देर से यांग काई ने खुद को इस तरह रखा कि धागे सिर्फ उसके शरीर के गैर महत्वपूर्ण हिस्सों में घुसे। दर्द से अनैच्छिक रूप से कांपते हुए यांग काई ने दांत पीसे और युवती की तरफ बढ़ता रहा जैसे उसने मुक्कों की बौछार की। युवती ने फिर ठंडी हंसी हंसी यांग काई के हमलों का जवाब अपने भूत जैसे हाथों से दिया। उसकी तेज नाखून उसकी त्वचा फाड़ रही थी। हल्की कराह के साथ यांग काई का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने इन कुछ क्रूर हमलों को बेतहाशा सहा। जल्दी युवती के पास से निकल गया, जमीन पर लात मारी जैसे उसने अपनी मूवमेंट स्किल चलाई, जंगल में दौड़ पड़ा। वापस आ, युवती चिल्लाई, फिर अपने रेशमी धागे छोड़े यांग काई को पकड़ने की कोशिश में। हालांकि जैसे उसके धागों ने यांग काई को घेरा और वह अपनी मछली खींचने लगी, उसे सिर्फ थोड़ा प्रतिरोध महसूस हुआ। फिर उसके धागे वापस आए, थोड़ा ताजा खून टिपकाते हुए। युवती की आंखों में हैरानी की चमक आई, जबकि जिन हाओ और यू चेन कुन के चेहरों पर, जो पहले रिलैक्स थे, चौंक के भाव आए। क्या हुआ? जिन हाओ दौड़कर आया और हैरानी से पूछा। उसकी जूनियर सिस्टर के रेशमी धागे बेहद मजबूत थे और साफ उस छोटे हरामी के शरीर में घुसे थे, तो वह कैसे भाग गया? मेरे धागे कट गए। युवती ने अपने टूटे रेशमी धागों को देखा और दिल में थोड़ा दर्द महसूस किया। उसकी नजर जल्दी हत्यारी नियत से भर गई, चिल्लाकर बोली, क्या देख रहे हो? जल्दी पीछा करो। यू चेन कुन की आंखें सिकुड़ी जैसे वह तेजी से दौड़ा। जिन हाओ और युवती जल्दी उसके पीछे। इस संकट में फंसकर यांग काई ने भागने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। थोड़ा खून बहाकर उसने आखिरकार घेरे में दरार खोल ली। अगर उसके 3 पीछा करने वाले फिर घेर लेते तो हालात शायद उसे फ्लेमिंग यांग विंग्स उजागर करने पर मजबूर कर देते ताकि घेरा तोड़ सके। अपनी बनाए मूवमेंट स्किल को चरम तक चलाते हुए यांग काई फिर भी पीछे की परछाई नहीं झटक पाया। वह घोस्ट किंग वैली का सबसे तेज डिसिपल था। वह हमेशा दूसरे 2 से 1 कदम आगे था, उन्हें धीरे धीरे पीछे छोड़ता जा रहा था, हर कदम के साथ। आधे दिन तक दौड़ते हुए यू चेन कुन अभी भी यांग काई का पीछा कर रहा था। दोनों की रफ्तार जरा कम नहीं हुई।
एक बेतहाशा भाग रहा था, दूसरा मारने पर आमादा था। अब यान काय के पेट में गुस्से की आग भड़क रही थी। सामने सिर्फ दर्जन भर मीटर पर 4-5 मॉन्स्टर बीस्ट्स का ग्रुप देखकर यान काय ने फैसला किया, न सिर्फ उन्हें बचाया नहीं बल्कि सीधे उनके बीच दौड़ गया। उसकी आकृति चमकी, वह बिजली जैसे इन मॉन्स्टर बीस्ट्स के बीच से निकला, फिर जल्दी पीछे मुड़कर देखा, सिर्फ देखा कि यू चेन कुन भी बिना चोट खाए निकल गया। इन मॉन्स्टर बीस्ट से जरा बाधा नहीं हुई। उनकी रफ्तार से ज्यादातर झगड़ों से बचना आसान था। ज्यादातर फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स भी उनका पीछा करने में मुश्किल महसूस करते। हाई हेवन पवेलियन का छोटा हरामी भले धरती के कोने तक भाग जाए, मुझसे नहीं बच सकता। बस हार मान ले, यू चेन कुन चिल्लाया। तेरी रफ्तार सचमुच कमाल है, लेकिन तू सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री कल्टिवेटर है। तेरे शरीर की युआन क्यूई कितनी देर और टिकेगी? जैसे ही खत्म होगी तुझे मौत मिलेगी। अभी हार मान ले तो तेरी आसान मौत दूंगा, लेकिन मुझे पकड़ने पर मजबूर किया तो पहले मौत मांगने पर मजबूर करूंगा। यू चेन कुन गुस्से में था। दूसरों को उसकी रफ्तार ट्रू एलिमेंट बाउंड्री साथियों में बेजोड़ लगती थी, लेकिन अब एक छोटा सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री कल्टिवेटर उसे आधे दिन से धूल चटा रहा था। इसलिए भले वह यान काय की मूवमेंट स्किल की रफ्तार से हैरान था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नाराज हो रहा था और अब यान काय को पकड़कर इस अपमान के लिए क्रूरता से तड़पाने पर आमादा था। यान काय ने यू चेन कुन की धमकियों पर ध्यान नहीं दिया, चुपचाप अपनी युआन क्यूई चलाकर खुद को ठीक करता रहा। जैसे वह आगे बढ़ता रहा, युआन क्यूई की खपत की परवाह किए बिना दिमाग घुमाकर हालात पलटने का मौका ढूंढता रहा। भागते वक्त यान काय ने जानबूझकर कई मॉन्स्टर बीस्ट्स इकट्ठे होने वाली जगहों से गुजरा, पहाड़ों पर चढ़ा और जंगल की कई रुकावटों से गुजरा। पता नहीं कितनी दूर निकल गया। सिर्फ अच्छी खबर थी कि भले यू चेन कुन पास ही था, घोस्ट किंग वैली का जिन हाओ और वह युवती बहुत पहले गायब हो चुके थे। हालांकि यान काय फिर भी नहीं रुका। अगर सिर्फ यू चेन कुन होता तो जीतने का मौका होता, लेकिन जिन हाओ और वह युवती जरूर उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए अगर वह लड़ाई में उलझ जाता और वे पहुंच जाते तो सिर्फ मौत होती। पूरे दिन बेतहाशा भागने के बाद यान काय फिर भी यू चेन कुन के पीछे से छुटकारा नहीं पा सका। दौड़ते हुए यान काय अचानक जंगल से बाहर कूदा और सीधे ऊंची चट्टान की तरफ बढ़ा। आखिरकार इस जगह पहुंचकर यान काय ने राहत की सांस ली। भागते वक्त चारों तरफ देखते हुए उसने ये चट्टान देखी थी जो आसमान छूती थी और उसकी गहराई में बादल थे जो नीचे का नजारा पूरी तरह रोक रहे थे। आधे दिन पहले जब उसने ये चट्टान देखी थी, यान काय को पता चल गया था कि उसका मौका आ गया है। इसलिए उसने जानबूझकर यू चेन कुन को यहां तक लाया था। चट्टान के किनारे पर खड़ा होकर बड़े बड़े सांस लेते हुए यान काय ने उस दिशा की तरफ घूरा जहां से आया था। यू चेन कुन भी थोड़ी देर बाद जंगल से बाहर निकला और जल्दी चारों तरफ देखा इलाके को समझने के लिए। उसके चेहरे पर हैरानी की चमक आई, फिर अचानक दुष्ट हंसी हंस पड़ा। धीरे धीरे यान काय की तरफ बढ़ते हुए चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ बोला, चल भाग छोटे कुत्ते के बच्चे। तेरी ताकत भले कमजोर है लेकिन रफ्तार अच्छी है। तेरे चाचा को तुझे काफी देर पीछे दौड़ाया है। मैं जीत गया। इस हरामी के पीछे का रास्ता बंद कर दिया है और सामने ऊंची चट्टान है। ये छोटा सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री कल्टीवेटर मुझे इतना वक्त बर्बाद करवाया, लेकिन अब तू फंस गया है। न स्वर्ग का रास्ता न धरती का दरवाजा तेरे लिए है। यान काय ने गहरी सांस ली, जैसे यू चेन कुन की तरफ घूरा, वहीं खड़ा रहा बिना हिले। भागना नहीं, यू चेन कुन ने यान काय को ठंडे से देखते हुए आगे बढ़ते हुए कहा। भागने की जगह नहीं, यान काय ने सच कहा। हा 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 हा, यू चेन कुन जोर से हंसा, सचमुच तेरे पास भागने की जगह नहीं। मुझे रास्ता दे दो, यान काय बोला। तू दया मांग रहा है? यू चेन कुन ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। दया मांगने का तरीका यह नहीं। पहले घुटने टेक, मेरे सामने रेंग करा, फिर सिर पटक कर मांग। अगर तेरे चाचा का मूड अच्छा हुआ तो शायद तुझे छोड़ दूं। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं, इतनी बेरहमी क्यों? यू चेन कुन की मुस्कान और बड़ी हो गई। तेरे और मेरे बीच सचमुच कोई नफरत नहीं, लेकिन हमारे एल्डर्स के बीच है। तेरी किस्मत इतनी खराब क्यों? इस विशाल अलग दुनिया में तुझे हमसे टकराना पड़ा। काफी बकवास, पहले अपनी कल्टीवेशन बर्बाद कर, फिर दुआ कर कि मैं तेरे साथ दया करूं। अगर मुझे छोड़ दो तो कुछ भरपाई दे सकता हूं। यू चेन कुन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, ठंडे से पूछा, कितनी ब्लड बीड्स देगा? यान काय ने सिर हिलाया। जितनी ब्लड बीड्स मिली सब सोख ली, लेकिन मेरे पास ऊंची क्वालिटी की कुछ बोतलें पिल्स हैं। बात करते हुए यान काय ने आस्तीन में हाथ डाला और यूनिवर्सल बैग से कुछ बोतलें पिल्स निकाली। यू चेन कुन के सामने हिलाकर फिर समेट ली। ये सब हीलिंग पिल्स हैं।
इस खतरनाक जगह पर ये तेरे लिए जरूर काम आएंगी। वे कुछ बोतलें पिल्स देखकर यूचेन कुन लालच से भर गया, जैसे वह दुष्ट हंसी हंसकर बोला, अच्छा अच्छा, लगता है आज मेरी फसल कम नहीं। लांती हरामी, वे पिल्स दे, मुझे छोड़ दोगे? यान काय ने पूछा। यूचेन कुन ने धीरे से सिर हिलाया, मुझे तुझे छोड़ने की क्या जरूरत? तुझे मारकर न सिर्फ वे पिल्स मिलेंगी बल्कि एक ब्लड बीड भी। तेरे चाचा ऐसा बुरा सौदा कभी नहीं करेंगे। अगर तू ऐसा सोचता है तो मुझे डर है तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यान काय का चेहरा अचानक क्रूर हो गया, धीरे धीरे चट्टान के किनारे की तरफ पीछे हटता हुआ, जैसे कूदने को तैयार हो। यूचेन कुन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया, जैसे वह चिल्लाया, टोस्ट ना पी तो नुकसान सहना पड़ेगा। तेरी हिम्मत नहीं कूदने की। बात खत्म करके यूचेन कुन ने एक और कदम आगे बढ़ाया, जैसे वह यान काय को पकड़ने को दौड़ने वाला था। हालांकि उसे हैरानी हुई कि यान काय ने सचमुच मुस्कुराकर मुड़ा और 30 मीटर से ज्यादा चट्टान से कूद गया। सचमुच कूद गया। यूचेन कुन स्तब्ध रह गया, उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि यान काय इतना फैसला करेगा। मूल रूप से उसे लगा था यान काय सिर्फ धमकी दे रहा है। आखिर वह सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री कल्टीवेटर था और उड़ नहीं सकता। इतनी ऊंची चट्टान से कूदना मौत मांगने जैसा था। अगर मुड़कर लड़ता तो उसकी रफ्तार को देखते हुए भागने का मौका होता। फिर भी हकीकत उसकी सोच से अलग थी। यान काय ने बिना हिचकिचाए चट्टान से कूद लिया। यूचेन कुन को पल भर के लिए स्तब्ध छोड़ दिया। थोड़ी देर सुनना रहने के बाद यूचेन कुन अचानक गुस्से से भर गया। ये छोटा हरामी जाहिर तौर पर खुद की जान लेना बेहतर समझता था, बजाय उसे जरा सा फायदा देने के। सचमुच क्रूर फैसला। गुस्से से भरा यूचेन कुन भी जल्दी चट्टान के किनारे पहुंचा और कूद गया। इस चट्टान की ऊंचाई की परवाह किसे थी? वह ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टीवेटर था जिसने सारी युआन क्यूई ट्रू क्यूई में बदल ली थी, इसलिए उड़ सकता था। बस उस लांती हाई हेवन पवेलियन हरामी को जल्दी मारकर थोड़ी मेहनत और वक्त लगाकर ऊपर उड़कर लौट जाता। यान काय की मौत से बनी ब्लड बीड थोड़ी काम की थी, लेकिन वे कुछ बोतलें हीलिंग पिल्स यूचेन कुन बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। कई दर्जन मीटर गिरने के बाद यान काय ने ऊपर देखा और यूचेन कुन को अपनी तरफ तेजी से गोता लगाते देखा, जैसे शिकार पर झपटता पक्षी, चेहरे पर बेरहमी भरी। यान काय मुस्कुराया, उसे सचमुच बहुत डर था कि यूचेन कुन चट्टान से नहीं कूदेगा। अगर उसमें इतनी हिम्मत न होती तो उसका ये सारा नाटक बेकार जाता। इसलिए जब यूचेन कुन को उसके पीछे कूदते देखा तो यान काय अंदर से खुश हो गया। भले दोनों एक के बाद एक चट्टान से कूदे थे, यान काय बस कदम रखकर गिरा था, जबकि यूचेन कुन अपनी ट्रू क्यूई से नीचे उतर रहा था। रफ्तार की तुलना नहीं हो सकती थी, बाद वाला जाहिर तौर पर बहुत तेज था। छोटे हरामी, मौत भी चाहे तो मेरे हाथों मत। यूचेन कुन सिर के बल यान काय की तरफ गोता लगाता हुआ ठंडे से गरजा। हवा में अचानक भयानक विकृत चेहरा उभरा, जैसे यूचेन कुन ने अपनी फीकी सफेद हथेलियों से कई इशारे किए। ये चिल्लाता चेहरा वैसा ही था जैसा यान काय को पहली बार ओल्ड डेमन से मिलते वक्त दिखा था। गुस्सा, नफरत और दुष्ट क्यूई का अजीब मिश्रण, जैसे तड़पती आत्मा, तुरंत यान काय पर उड़ चली। यान काय ने इस विकृत चेहरे पर पाम स्ट्राइक की, लेकिन वार करते वक्त कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, बल्कि तड़पती आत्मा उसके शरीर में घुस गई। यान काय सिहर उठा, जैसे उसकी पूरी बाह जल्दी बर्फ से ढक गई। यूचेन कुन ने तुरंत दुष्ट हंसी हंसी, तू मर गया। ये घोस्ट किंग वैली की अनोखी दुष्ट मार्शल स्किल थी, घोस्ट किंग सील। ये जिंदा पकड़े कल्टीवेटर की आत्मा से बनती थी, फिर उन्हें लगातार तड़पाया और अपमानित किया बिना मरने दिए, ताकि आत्मा गुस्सा, नफरत और दुश्मनी से भर जाए। आखिरकार जब आत्मा में काफी दुष्टता इकट्ठी हो जाती तो कल्टीवेटर को मार देते। खास तरीके से तड़पती आत्मा निकालकर घोस्ट किंग वैली कल्टीवेटर के शरीर में डाल देते। घोस्ट किंग वैली डिसिपल इस हमले का इस्तेमाल करता तो बचाव करना बेहद मुश्किल होता, और जैसे ही आत्मा विरोधी के शरीर में घुसती, वह बस कटने वाला बकरा बन जाता। यूचेन कुन वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए जाहिर तौर पर यान काय को मारकर ब्लड बीड बनाने का सबसे तेज तरीका इस्तेमाल किया। उसका हमला कामयाब होने पर उसने बेखौफ होकर यान काय को पकड़ा, आखिरकार उसे पकड़ लिया। हालांकि अगले पल यूचेन कुन का शरीर तड़प उठा, उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया, जैसे उसने मुंह से खून उगल दिया। अभी उसे अपनी घोस्ट किंग सील की आत्मा से जन्मजात संबंध कट्टा महसूस हुआ था। उसने इस आत्मा को अपने खून की एसेंस, ट्रू क्यूई और आत्मा से पाला था, इसलिए जैसे ही उसे कोई नुकसान पहुंचता, यूचेन कुन को भी नकारात्मक असर होता। क्या हुआ?
यू चेन कुन डर गया जैसे उसने नीचे देखा, सिर्फ देखा कि यान काई की बाह पर बर्फ पीछे हट रही थी, नंगी आंखों से दिखने की रफ्तार से, जैसे इस बदनसीब हाई हेवन पवेलियन डिसिपल के मुंह पर घमंडी मुस्कान उभर आए। हा 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 हा, यान काई के शरीर में ओल्ड डेमन दुष्ट हंसी हंसा। क्या सरप्राइज, ये पुराना मास्टर बाहर आकर हमला नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने पुराने मास्टर को स्वादिष्ट खाना भेज दिया। अच्छा, ये नफरत और दुष्ट क्यूई कितनी अच्छी है। मजे से चबाते हुए ओल्ड डेमन ने जल्दी इस तड़पती आत्मा को निगल लिया। होंठ चाटते हुए खुशी से हंसा, युवा मास्टर, पूछो कि उसके पास और ऐसी चीजें हैं तो निकाल देता कि पुराना नौकर आधा पेट न रहे। मुझे डर है उसके पास और नहीं है। यान काई ने देखा कि आत्मा खोने से यू चेन कुन कितना तबाह है, इसलिए यकीन हो गया कि यह कीमती चीज थी और जाहिर तौर पर आसानी से निकाली जाने वाली नहीं थी। यान काई को खुद से बात करते सुन यू चेन कुन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। हरामी, तूने मेरी घोस्ट किंगसील कैसे तबाह की? यान काई ने सिर्फ मुस्कुराकर चिल्लाया, अंदाजा लगा, मैं तुझे मार डालूंगा। यू चेन कुन गुस्से से चिल्लाया, उसकी खाली भूत जैसी सफेद हाथ से अजीब रोशनी निकली, जैसे उसने यान काई पर वार किया, उसकी हत्यारी नीयत उमड़ आए। स्विश, यान काई की पीठ से दो लाल रोशनियां फटी। यह उग्र युआन क्यूई की लहर महसूस करके यू चेन कुन कांपा, जल्दी यान काई को छोड़ा और हमलावर पंजे को पीछे खींचकर बचाव की मुद्रा बनाई। लेकिन जैसे ही उसने ये किया, उसे देखा कि यान काई, जो उससे पहले चट्टान से कूदा था, अचानक हवा में रुक गया, जबकि वह नीचे की घाटी की तरफ तेजी से गिरता रहा। ऊपर देखकर यू चेन कुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देखा कि हाई हेवन पवेलियन का डिसिपल, जिसका वह इतनी देर पीछा कर रहा था, हवा में खड़ा था, नीचे ठंडे से घूर रहा था, जैसे आसमान से धरती पर देखता गरुड़, घमंड और कमाल की हवा दिखाते हुए। और उसकी पीठ पर सचमुच लाल पंखों का जोड़ा था, पूरी तरह जलती आग से बने लगते थे। उनसे निकलती गर्मी चारों तरफ की हवा मुड़ और विकृत कर रही थी। वहां खड़ा वह घमंड से नीचे देख रहा था, आंखें तिरस्कार से भरी। यू चेन कुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कौन सा आर्टिफैक्ट है? नहीं रुको, इस अलग दुनिया में आर्टिफैक्ट्स बुलाए नहीं जा सकते, तो आर्टिफैक्ट नहीं हो सकता। मार्शल स्किल है, लेकिन कौन सी मार्शल स्किल इतना कमाल असर पैदा कर सकती है? कौन सी मार्शल स्किल किसी को जलते विशाल पंखों का जोड़ा बुलाने देती है? उसका दिल उथल पुथल में था। यू चेन कुन पल भर सोचने की ताकत खो बैठा। हालांकि अब यान काई ने फ्लेमिंग यांग विंग्स दिखा दिए थे तो और नहीं रुकता, जल्दी यू चेन कुन का पीछा करने लगा। हालात पलट गए और दो युवा कल्टिवेटर्स की जगहें पूरी तरह बदल गईं। भले यू चेन कुन गहरे चौक में था, ऐसे खतरनाक हालत में वह लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं करता। तुरंत अपनी ट्रू क्यूई उकसाकर तेज गिरावट धीमी करने की कोशिश की, जगह स्थिर करने की कोशिश में। फिर भी यान काई उसे मौका कैसे देता। जल्दी यू चेन कुन के ऊपर पहुंचकर जोरदार मुक्का नीचे मारा। यू चेन कुन ने अंदर से कड़वा कोसा। भले वह ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टिवेटर था, आखिर सिर्फ थर्ड स्टेज पर था, अगर कुछ डिस्टर्ब न करता तो उड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अफसोस, ऐसे उग्र हमलों का सामना करते वक्त स्थिर उड़ने पर ध्यान कैसे देता। मतलब, भले ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टिवेटर कुछ हद तक उड़ सकता था, लेकिन उड़ते वक्त लड़ाई करना लगभग नामुमकिन था। यान काई के मुके को रोकने के लिए उसे शरीर की ट्रू क्यूई उड़ने से हटाकर मुकाबला करने में लगानी पड़ी। जैसे ही उसने ऐसा किया, यू चेन कुन की गिरने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। अब इतनी तेज की आंखें खुली रखना मुश्किल था, जैसे तेज हवाएं चेहरे पर जल रही हो। जैसे वह बेतहाशा ट्रू क्यूई चलाकर खुद को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। यान काई ने ऊपर से फिर भयानक वार किया। यू चेन कुन का दिल धड़का, उसे कभी सपने में नहीं सोचा था कि यान काई इतनी तेजी से चल सकता है। फिर चौंककर सिर्फ अजीब ढंग से बचाव कर पाया। यान काई की पूरी ताकत वाले वार को कैसे रोकता। यू चेन कुन को सिर्फ हाथ में दर्द की लहर महसूस हुई, जैसे जलती युआन क्यूई उसकी मेरिडियंस में घुस गई, लगभग डेंटियन में फटने को। अब उसे पता चला कि यह हाई हेवन पवेलियन डिसिपल जितना आसान लगता था उतना था नहीं। किसी तरह उसकी घोस्ट किंग सील सुझाने के अलावा पीठ पर जलते पंख पैदा करने वाली हैरान करने वाली मार्शल स्किल, उसकी युआन क्यूई भी बेहद घनी और शुद्ध थी। वह बाघ खाने के लिए सुअर बनने वाला परफेक्ट उदाहरण था। अभी तक दिखाए उसकी सारी कमजोरी बस उसे इस बेबस हालत में फंसाने के लिए थी। यू चेन कुन पछतावे से भर गया। उसे उन कुछ बोतलें पिल्स के लालच में नहीं आना चाहिए था और इस छोटे हरामी के पीछे चट्टान से नहीं कूदना चाहिए था। अब हवा में गिरते हुए वह अपनी पूरी ताकत का 30% भी नहीं दिखा पा रहा था। मौत बस वक्त की बात थी। ऊपर देखते हुए यू चेन कुन ने सिर्फ यान काई को हमला करने गोता लगाते देखा, लेकिन चट्टान कहाँ थी।
साफ था कि दोनों 5000 मीटर या करीब गिर चुके थे। भले वह किसी तरह इस संकट से बच निकलता तो इतनी आसानी से ऊपर नहीं उड़ पाता। तारांकन बूम, तारांकन, यू चेनकुन दर्द से चिल्लाया। कंधे पर भारी धक्का महसूस किया जैसे यांग काई ने फिर वार किया। उसकी गिरावट धीमी करने की सारी मेहनत बर्बाद कर दी और पहले से ज्यादा तेज गिरने लगा। इतनी रफ्तार से गिरते हुए जमीन से टकराते ही उसकी हड्डियां धूल बन जाती। मौत नजदीक आने का पता चलते ही यू चेनकुन की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ी और पेट मरोड़ा। दया मांगने की कोशिश में उसने मुंह खोलकर चिल्लाया, लेकिन चारों तरफ की तेज हवाओं ने उसकी आवाज दबा दी, उसे मौका भी नहीं दिया। दोनों तेजी से आसमान से गिर रहे थे। सिर्फ फर्क था कि नीचे वाला यू चेनकुन मजबूरी में गिर रहा था, जबकि ऊपर वाला यांग काई अपनी लाल फ्लेमिंग यांग विंग्स जोर से फड़फड़ाकर पीछा करके हमला कर रहा था। तारांकन बूम बूम बूम, तारांकन। हर हमले के बीच फासला बढ़ता जा रहा था क्योंकि यू चेनकुन ज्यादा तेज गिर रहा था। इसलिए हर बार यांग काई को पीछा करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता था। इस बेवकूफी ऊंची चट्टान से लगता था जैसे हमेशा गिरते रहेंगे। यांग काई और यू चेनकुन दोनों घाटी को ढकते बादलों में घुस गए, जैसे अचानक बादल में गोता लगा दिया हो। हमलों की भारी बौछार से यू चेनकुन के कंधे तबाह हो गए और उसकी बाहों की हड्डियां पूरी टूट गईं। खून से लथपथ वह बेहद दयनीय लग रहा था। हवा में लड़ाई में फ्लेमिंग यांग विंग्स की मदद से यांग काई अजेय था। अगर यू चेनकुन गिरावट धीमी करने के लिए बेतहाशा ट्रू क्यूई न चलाता तो यांग काई का उसके पास पहुंचने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन फिर भी यू चेनकुन की गिरने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। फिर ऊपर देखते हुए जैसे यू चेनकुन ने यांग काई को फिर हमला करने गोता लगाते देखा, उसकी आंखों में घबराहट और निराशा भर गई। उसकी बाहें पहले से बेकार हो चुकी थीं और वह बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अगर यह हमला लगता तो वह जरूर मर जाता। इसलिए यू चेनकुन पल भर के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि यांग काई का चेहरा अचानक बदला। जैसे उसने हमला रोका और अपनी लाल विंग्स बेतहाशा फड़फड़ाकर गिरावट धीमी करने की कोशिश की, धीरे धीरे हवा में रुक गया। मौत से बाल बाल बचकर यू चेनकुन को जरा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि यांग काई ने अचानक क्यों रोका और गिरावट धीमी करने की बेतहाशा कोशिश क्यों की। नीचे देखा तो जैसा सोचा था, जमीन तेजी से नजदीक आ रही थी। बेतहाशा ट्रू क्यूई चलाकर यू चेनकुन ने सुरक्षित उतरने की आखिरी कोशिश की। फिर भी आखिर उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और सिर्फ दर्जन भर मीटर बाकी थे। नतीजा तय था। तारांकन पेंग, तारांकन। हवा से धीरे गिरते यांग काई ने थोड़ा सिकुड़ कर देखा। जहां गिरता यू चेनकुन जमीन से टकराया, वहां विशाल गहरा लाल छींटा फैल गया, जैसे खूनी लाल फूल खिल गया। मांस के टुकड़े और अंग चारों तरफ बिखरे और भयानक नजारा बना। ट्रू एलिमेंट बाउंड्री थर्ड स्टेज कल्टीवेटर से सीधे भिड़ते यांग काई को जीत का कोई मौका नहीं था, लेकिन इलाके का फायदा उठाकर उसने ऐसे दुश्मन को बिना कब्र मौत दे दी और खुद खरोंच भी नहीं आए। दुश्मन को कभी हल्के में या नीचा नहीं देखना चाहिए, यांग काई ने मन में सोचा। जैसे यू चेनकुन मरा, चट्टान के ऊपर जिनहाओ और युवती के चेहरों पर कड़वाहट छा गई। घोस्ट किंग वैली के 3 डिसिपल्स का खास तरीका था जिससे वे एक दूसरे की जगह और जिंदगी का पता लगा सकते थे। इसलिए जैसे यू चेनकुन मरा, जिनहाओ और युवती को तुरंत पता चल गया। क्या सीनियर ब्रदर सचमुच मर गए? युवती ने मुंह थोड़ा खोलकर चट्टान के किनारे की तरफ देखा। जिनहाओ चट्टान के किनारे दौड़ा और नीचे देखा, लेकिन नीचे सिर्फ बादल दिखे। नफरत से भरी चीख निकाली, उसे हाई हेवन पवेलियन के हरामी ने मौत में घसीटा होगा। वह इतना लापरवाह कैसे हो गया? युवती ने कड़वाहट से पैर पटका। सीनियर ब्रदर ट्रू एलिमेंट थर्ड स्टेज एलीट थे। भले सचमुच इस चट्टान से घसीटे गए हो, थोड़ा सावधान रहते तो ऊपर उड़कर लौट आते। जिनहाओ का चेहरा और बदसूरत हो गया। लगता है हम सब ने उस हाई हेवन पवेलियन हरामी को हल्के में लिया। उसके पास जरूर कोई कमाल छिपा तरीका था जिससे उसने जूनियर ब्रदर यू को फंसाया। तारांकन, हाँ तारांकन। जिनहाओ और युवती दोनों यू चेनकुन की मौत पर शोक में डूब गए। उन्हें सिर्फ एक तसल्ली थी कि हाई हेवन पवेलियन का वह छोटा हरामी भी मर गया तो कम से कम उनका डिसिपल भाई येलो स्प्रिंग्स के रास्ते पर अकेला न रहेगा। चट्टान के किनारे थोड़ी देर इंतजार करके, बस किसी मौके के लिए, दोनों आखिरकार चले गए। ये चट्टान बेहद ऊंची थी और नीचे कोई खतरा छिपा हो इसका पता नहीं, इसलिए वे यू चेनकुन का शरीर निकालने नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर सके। बस वक्त को इस अजीब जंगल में उसे दफनाने दिया। चट्टान के नीचे यांग काई अपनी फ्लेमिंग यांग विंग्स से हवा में रुका, फिर यू चेनकुन की ब्लड बीट के पास धीरे उतरा, जल्दी उसे इकट्ठा कर लिया। ट्रू एलिमेंट बाउंड्री एलीट के लायक ये ब्लड बीट सेपरेशन एंड रियूनियन कल्टीवेटर से बनी से 2 गुनी से ज्यादा बड़ी है। लगभग लॉन्गन जितनी। इसमें मौजूद ऊर्जा भी काफी ज्यादा घनी है।
यान काय को ब्लड बीड्स रिफाइन करने का स्वाद पहले से पता था, इसलिए इतनी बड़ी मिलने पर उसके ख्याल भटकने लगे। अगर यहां आए हर ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टीवेटर को मार दे तो उसकी फसल कितनी कमाल की होती। झील के पास यान काय ने अंदाजा लगाया था कि इस अलग दुनिया में घुसे कल्टीवेटर्स की संख्या 200-300 के करीब होगी। 200-300 ऐसी ब्लड बीड्स से ट्रू एलिमेंट बाउंड्री में ब्रेक थ्रू करना आसान न होता। यहां तक सोचकर यान काय सिहर उठा, जल्दी अपने जंगली ख्यालों को काबू किया, डर से कि वे उसके दिल में हत्यारी दुश्मनी का स्थायी दाग न छोड़ दें। इस ब्लड बीड को आस्तीन के यूनिवर्सल बैग में रखकर यान काय ने जल्दी चारों तरफ देखा, फिर किसी रैंडम दिशा में दौड़ पड़ा। यह बादलों से ढकी विशाल घाटी चारों तरफ 10,000 कदम से ऊंची खड़ी चट्टानों से घिरी थी। आम इंसान के लिए यहां सुरक्षित नीचे उतरना बिल्कुल नामुमकिन था। ट्रू एलिमेंट बाउंड्री तक पहुंचने पर भी बादलों के नीचे छिपे खतरे का पता न होने से यहां उतरने की संभावना कम थी। घाटी में एक दिन या करीब घूमते हुए यान काय को धीरे धीरे यहां के इलाके का पता चल गया। अंदर से खुशी उमड़ आई। चारों तरफ की भूगोल देखकर उसे यकीन हो गया कि यहां किसी और कल्टीवेटर से नहीं मिलेगा, इसलिए उसे ऐसे विरोधियों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी जिनसे निपट न सके। रास्ते में उसने कई फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स मार डाले और छोटी फसल काटी। जितना वक्त मिलता उसकी ताकत जरूर बढ़ती, मतलब जब यहां से निकलेगा तो ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टीवेटर्स की चिंता नहीं रहेगी। इस विशाल घाटी में यान काय लगातार घूमता और शिकार करता रहा। हर दिन कुछ फसल काटता, कभी कभी मिलने वाले फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट से बचता। अभी ऐसे जानवर से भिड़ना नहीं चाहता था। दर्जन भर दिन बाद यान काय ने 30 से ज्यादा मॉन्स्टर बीस्ट ब्लड बीड्स इकट्ठी कर ली। सुरक्षित जगह ढूंढकर कुछ शांत घंटे बिताकर उसने उन्हें जल्दी रिफाइन और सोख लिया। मरे यू चेन कुन से बनी ब्लड बीड मिलाकर यान काय को लगा कि वह सेपरेशन एंड रियूनियन 4th स्टेज के टॉप पर पहुंच गया है। बस थोड़ा और चाहिए, फिर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। ये बहुत संतोषजनक फसल थी। हालांकि इस घाटी में मॉन्स्टर बीस्ट्स की संख्या सीमित लग रही थी। वक्त बीतने के साथ यान काय को 4th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स मारना मुश्किल होने लगा, और भले कुछ 5th ऑर्डर मिले हों, यान काय सचमुच उनके साथ महंगी लड़ाई नहीं करना चाहता था। पूरी घाटी का चक्कर लगाकर यान काय धीरे धीरे उसी जगह लौट आया जहां शुरू में उतरा था। थोड़ा सोचकर यान काय ने आखिरकार घाटी के बीच की तरफ जाने का फैसला किया ताकि देख सके कि वहां और मॉन्स्टर बीस्ट्स मिले या नहीं। अगर वहां भी कुछ न मिला तो घाटी छोड़कर नया शिकार का मैदान ढूंढना पड़ेगा। फैसला करके यान काय घाटी के बीच की तरफ बढ़ा। रास्ते में कुछ मॉन्स्टर बीस्ट्स मिले और उनकी ब्लड बीड्स जल्दी इकट्ठी की। हालांकि घाटी के बीच जितना नजदीक पहुंचता उतने मॉन्स्टर बीस्ट्स नहीं मिलते। दरअसल मॉन्स्टर बीस्ट्स के निशान तक नहीं दिखते थे। दिल में हल्का शक उभरते हुए यान काय आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन बाद यान काय अचानक रुक गया और सामने चौंक कर घूरा, चेहरे पर हैरानी और आश्चर्य के भाव। सामने विशाल कंकाल था। 100 मीटर आगे जमीन पर सफेद कंकाल चुपचाप पड़ा था, लेकिन इतनी दूर से भी यान काय को उससे निकलती दबाव भरी आभा महसूस हो रही थी। ये कंकाल कम से कम 100 मीटर ऊंचा था और लंबाई पता नहीं, उसकी हड्डियां हाथीदांत जैसी चमक रही थीं। इतने लंबे वक्त बाद भी ऐसी हालत में था। वक्त की नदी के आगे नहीं झुका, धूल में नहीं बदला। ऐसा विशाल कंकाल छोड़कर यान काय कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मौत से पहले यह मॉन्स्टर बीस्ट कितनी ताकतवर और शानदार रही होगी। शुरू की हैरानी से उबरकर यान काय धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। नजदीक पहुंचकर यान काय को पता चला कि यहां सिर्फ एक कंकाल नहीं था, बल्कि 2 थे। एक इतना विशाल कि दूर से दिखता था, दूसरा थोड़ा छोटा लेकिन कम सुंदर नहीं। पहली नजर में ये 2 कंकाल एक जैसे लगते थे, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता था कि छोटा कंकाल बड़े वाले की छाती में घुसा था। ये 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स ने एक दूसरे को मारा होगा, ओल्ड डेमन ने कहा। यान काय ने सिर हिलाया, उसकी बात से सहमति जताते हुए, क्योंकि इन 2 कंकालों से उसे हिंसक लड़ाई के हल्के निशान महसूस हो रहे थे। ये 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स, एक बड़ा एक छोटा, यहाँ एक दूसरे को मारकर खत्म हो गए थे। मॉन्स्टर बीस्ट्स घमंडी होते थे, इनमें से कोई कायरता या पीछे हटना नहीं दिखाता। छोटे मॉन्स्टर बीस्ट ने जाहिर तौर पर बड़े वाले का पेट फाड़ा था, लेकिन उसने भी उसे जानलेवा वार किया था, अपने दुश्मन के साथ मर गया था। अनगिनत साल बाद हवा और धूप, धूल और बारिश ने इस आसमान हिला देने वाली लड़ाई के सारे निशान दफन कर दिए थे। हालांकि इन विशाल हड्डियों में दबी अटल हत्यारी आभा बाकी थी। यान काय की हैरानी कम नहीं थी, उसकी नजरें विशाल कंकाल से नहीं हट रही थीं। उसे पता नहीं था कि कौन सा मॉन्स्टर बीस्ट इतना बड़ा शरीर रख सकता था। जमीन पर गिरने पर भी 100 मीटर ऊंचा, और यह सिर्फ बाहर का हिस्सा था, उसका शरीर और धूल में दबा था।
सिर्फ हड्डियां इतनी मजबूत और ताकतवर आभा दे रही थीं, इतने विशाल शरीर के साथ यह जरूर असाधारण ताकतवर मॉन्स्टर बीस्ट रही होगी। ये सोचकर छोटे मॉन्स्टर बीस्ट की विरासत कितनी कमाल की रही होगी कि वह ऐसे विरोधी से बराबरी की टक्कर ले सका। ओल्ड डेमन, तुझे पता है ये कौन से मॉन्स्टर बीस्ट थे? यान काय लंबे समय स्तब्ध रहने के बाद होश में आया, आखिरकार यह सवाल पूछा। सिर्फ अवशेषों से पता लगाना नामुमकिन है, ओल्ड डेमन ने जवाब दिया। यान काय ने हाथ बढ़ाकर एक विशाल सफेद हड्डी को धीरे छुआ, लेकिन जैसे ही छुआ चटाक की आवाज आए और हड्डी तुरंत टूट गई। यह अप्रत्याशित घटना अचानक चेन रिएक्शन बन गई, जैसे इन दो कंकालों की सारी हड्डियां चटाक की आवाज करने लगी, जल्दी धूल के ढेर में बदल गईं। ये दो मरे और यहाँ दफन हो गए, क्या उनकी आत्माएं भी यहाँ खत्म हो गईं? इतने अथाह ताकतवर जोड़े मॉन्स्टर बीस्ट्स भी ऐसी किस्मत से नहीं बच सके, सचमुच दुखद था। हालांकि थोड़ा सोचने के बाद यान काय की आंखों में चमक आई, जल्दी अवशेषों के चारों तरफ देखने लगा। युवा मास्टर, क्या ढूंढ रहे हो? ओल्ड डेमन ने थोड़ा हैरानी से पूछा। उनकी ब्लड बीड्स इतने ताकतवर मॉन्स्टर बीस्ट्स थे, उनकी ब्लड बीड्स साधारण कैसे हो सकती हैं? यान काय उत्साह से बोला, ये दो इतने सालों से मरे हैं, उनकी ब्लड बीड्स पहले ही खत्म न हो गई होंगी। मुझे लगता है अभी हैं, तुझे यकीन है? यान काय ने यकीन भरी मुस्कान दी। कृपया पुराने नौकर को समझाएं, ओल्ड डेमन ने विनम्रता से पूछा। ये जगह बादलों से ढकी बेहद गहरी घाटी में है, इसलिए बहुत कम, अगर कोई ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टीवेटर्स यहाँ आए होंगे। सही है, यान काय ने हल्के से हंसकर कहा। मेरे लिए भी यहाँ सिर्फ बेतहाशा भागते वक्त आया, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं था। नॉर्मल हालत में कभी यहाँ घूमने की सोचता भी नहीं। हालांकि युवा मास्टर, भले कोई कल्टीवेटर यहाँ ना आया हो, इसका मतलब मॉन्स्टर बीस्ट्स। ओल्ड डेमन अचानक रुका, समझ गया कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ आते वक्त उन्हें मॉन्स्टर बीस्ट्स की कोई हरकत नहीं दिखी थी। कोई कल्टीवेटर यहाँ न आने से और मॉन्स्टर बीस्ट्स के यहाँ न आने से इन दो मॉन्स्टर बीस्ट्स की ब्लड बीड्स सचमुच अभी हो सकती थी। यान काय को और समझाने की जहमत नहीं उठाए, और अभी तक कह चुका था, ओल्ड डेमन खुद निष्कर्ष निकाल लेगा। बात खत्म करके यान काय ने यांग लिक्विड की बूंद निकाली, उसे फावड़े में बदला और खोदने लगा। पीयू, सचमुच यांग लिक्विड की बूंद बर्बाद। कोई लकड़ी या कुछ न मिला। सिलाविन, चट्टान की ऊंचाई को देखते हुए मुझे डर है कि पास कोई लकड़ी न होगी। कम से कम जो होंगी वे गिरावट के धक्के से टूट गई होंगी। यान काय बेतरतीब नहीं खोद रहा था, बल्कि विशाल हड्डियों के नीचे की जगहों के साथ खोद रहा था। जिन ब्लड बीड्स को ढूंढ रहा था वे इन दो मॉन्स्टर बीस्ट्स की मौत के तुरंत बाद बनी थी, इसलिए उनकी आराम की जगह के नीचे रेत में दबी जरूर होंगी। मिट्टी और धूल उड़ती हुई यान काय ने जल्दी गहरा गड्ढा खोदा, रास्ते में किसी शक वाली जगह को न छोड़ते हुए। जब गड्ढा 100 मीटर से ज्यादा चौड़ा और कई मीटर गहरा हो गया, जमीन से अचानक लाल रोशनी चमकी। मिल गई, यान काय ने खुशी से चिल्लाकर चारों तरफ की मिट्टी सावधानी से हटाए। उसकी आंखें बेचैन और उतावली चमक से भरी। लियो ऑफ जियोन माउंटेन, माय प्रेशियस। उसे शक था कि इतने ताकतवर मॉन्स्टर बीस्ट्स के अवशेषों से बनी ब्लड बीड्स सिर जितनी होंगी, अगर नहीं तो कम से कम मुट्ठी जितनी। हालांकि जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। गड्ढे के नीचे मिली ब्लड बीड यू चेनकुन की मौत से बनी से छोटी थी, सिर्फ फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट से थोड़ी बड़ी। क्या उसका अंदाजा गलत था? क्या ये दो मॉन्स्टर बीस्ट्स उतने ताकतवर नहीं थे जितना उसने सोचा था? दिल में शक भरते हुए यान काय ने और खोदा और जल्दी पास में दूसरी ब्लड बीड मिली, हालांकि वह भी पहली वाली जितनी ही थी। इन दो मॉन्स्टर बीस्ट्स की ताकत जिंदा रहते एक जैसी थी, इसलिए उनकी ब्लड बीड्स का साइज एक जैसा होना समझ में आता था। हल्के से भौहें सिकोड़कर दो ब्लड बीड्स देखते हुए यान काय ने थोड़ी ट्रू यान सीक्रेट आर्ट चलाकर उनमें मौजूद ऊर्जा का अंदाजा लगाने की कोशिश की। अफसोस, जैसे ही उसने सीक्रेट आर्ट चलाई, यान काय तड़प उठा, जल्दी क्रॉस लेग बैठ गया और उसके चेहरे पर बेकाबू हैरानी के भाव आए। युवा मास्टर, इन हरकतों से ओल्ड डेमन डरकर चिल्लाया, लेकिन यान काय से जवाब नहीं मिला। हालांकि अगले पल उसकी आत्मा कांपी, जैसे उसने युवा मास्टर के शरीर में ऊर्जा की भारी लहर घुसते महसूस की। ऊपर से यह ऊर्जा शुद्ध नहीं थी, उसमें घनी दुष्ट स्पिरिट क्यूई और बीस्ट आभा मिली थी। ऐसी लेवल की बीस्ट आभा और दुष्ट स्पिरिट क्यूई ओल्ड डेमन को सिर्फ सुप्रीम डेविल लॉर्ड से मिलते वक्त महसूस हुई थी, जिससे वह अनैच्छिक रूप से कांप उठा। यान काय भी जोर से कांप रहा था, उसकी मेरिडियंस पल भर में भर गईं, जैसे उनमें घुसती ऊर्जा की बार ट्रू यान सीक्रेट आर्ट की अशुद्धियां रिफाइन करके अनहील्ड इन गोल्डन बॉडी में रखने की रफ्तार से बहुत ज्यादा थी।
उस पल उसने सारे पुराने शक साइड रख दिए, सिर्फ एक सवाल दिमाग में चमका। ये दो मॉन्स्टर बीस्ट्स आखिर कौन से थे? उनकी मौत के बाद बनी ब्लड बीड्स दूसरों से इतनी अलग क्यों है? सारी दूसरी ब्लड बीड्स सोखते वक्त उसमें मौजूद ऊर्जा बेहद शुद्ध थी और आसानी से रिफाइन हो जाती थी, लेकिन ये दो ब्लड बीड्स पूरी तरह अलग थीं। उनमें जंगली मॉन्स्टर बीस्ट आभा और दुष्ट स्पिरिट क्यूई भरी थी। अगर कोई लापरवाही से सोखता तो कल्टीवेटर इंसानी स्वभाव खो देता और इंसानी चमड़ी में मॉन्स्टर बीस्ट बन जाता। क्या जब किसी की ताकत कुछ लेवल तक पहुंचती है तो उसकी मौत के बाद बनी ब्लड बीड में ऐसा फर्क आ जाता है? यान काय इस ऊर्जा को सोखना रोकना चाहता था, लेकिन सारी कोशिशें बेकार थीं। दो ब्लड बीड्स से उमड़ती ऊर्जा उसके काबू से बाहर थी। उसका सिर्फ एक विकल्प था कि जितना हो सके तेजी से रिफाइन करके सहन करे। थोड़ी देर में ही यान काय को सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री फोर्थ स्टेज के पीक की बॉटलनेक टूटती महसूस हुई, जैसे उसकी कल्टीवेशन ऊपर उछली और जल्दी सेपरेशन एंड रियूनियन फिफ्थ स्टेज पर पहुंच गई, फिर और बढ़ने लगी। यह अचानक ब्रेक थ्रू यान काय को थोड़ा घबरा गया। भले वह तेजी से मजबूत बनना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में घुसती यह उग्र ऊर्जा की बार उसके सहन करने की हद से बाहर थी। उसकी त्वचा तन गई और यान काय का पूरा शरीर फूलने लगा। उसकी नसें इतनी सूज गईं कि नंगी त्वचा पर दिखने लगीं, जैसे अनगिनत केचुए सतह के नीचे रेंग रहे हों। बेहद भयानक नजारा। थोड़ी देर बाद यान काय की त्वचा कई जगहों पर फट गई और मांसपेशियां फटने लगी, जैसे खून रिसने लगा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। इस भारी दबाव में उसकी प्राउड गोल्डन बॉडी पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई, लालच से ऊर्जा निगल और रिफाइन करने लगी। हालांकि यान काय अपनी ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट को चरम तक चलाने के साथ भी घुसती ऊर्जा की बाढ़ को पूरी तरह काबू नहीं कर पा रहा था। पू 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 तारांकन। यान काय के शरीर से अनगिनत छोटी दबी आवाजें आई, जैसे छींटे की आवाज के साथ खूनी धुंध फटी। तुरंत उसके बाद अनगिनत लाल रोशनियां निकली, जो आधा किलोमीटर के दायरे में बेहद उग्र विश्व ऊर्जा फैला गईं। ओल्ड डेमन डर से चिल्लाया, गर्म कढ़ाई पर चींटी जैसे बेचैन, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। यान काय से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यान काय भयानक दर्द सहता रहा, दांत पीसकर उसका शरीर जोर से कांप रहा था। उस पल उससे निराशा और बेबसी महसूस हो रही थी। उसके शरीर पर भारी दबाव उसे मौत के किनारे पर खड़ा महसूस करा रहा था, मुकाबला करने की ताकत नहीं। युआन ऊर्जा की भारी बाढ़ अभी भी उसके शरीर में घुस रही थी। यान काय महसूस कर रहा था कि उसका शरीर और फूल रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो आखिरकार वह काबू खो बैठता और अंदर से फट जाता। बदतर बात, यान काय का संकट सिर्फ यह उग्र ऊर्जा की बाढ़ नहीं था, बल्कि इसके साथ आने वाली बेजोड़ दुश्मनी और दुष्ट स्पिरिट क्यूई भी थी। ये दो मॉन्स्टर बीस्ट्स की आभा थी, क्योंकि वे इतनी ताकतवर थी कि मौत के बाद भी। भले यहाँ हेवन एंड अर्थ के नियमों ने उनके बीस्ट कोर्स और एसेंस को ब्लड बीड्स में संघनित कर दिया था, लेकिन उनकी मूल आत्मा नष्ट नहीं कर पाए थे। सौभाग्य से इस दुष्ट स्पिरिट क्यूई का खतरा उग्र युआन ऊर्जा के असर की तुलना में थोड़ा कम था। यान काय को सिर्फ मन मजबूत रखना था और मॉन्स्टर बीस्ट्स की आभा को असर न करने देना था, जबकि वह मौजूदा मुसीबत का हल सोच रहा था। दरअसल हल बहुत सादा था, बस उसके शरीर को यह ऊर्जा सोखने और रिफाइन करने की रफ्तार घुसने की रफ्तार के बराबर हो जाए तो सब सुलझ जाता। हालांकि तरीका जानना और करना दो अलग बातें थीं। वह पहले से अपनी ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट सबसे तेज चला रहा था, और तेज चलाने का तरीका नहीं था। दूसरा हल होता कि उसकी ट्रू यांग युआन क्यूई और शुद्ध और घनी हो जाए। उसकी ट्रू यांग युआन क्यूई आग जैसी थी, जबकि उसके शरीर में घुसती ऊर्जा लोहे की तरह। अगर उसकी आग मजबूत होती तो उसका तापमान ज्यादा होता और लोहा तेजी से पिघलता। हिचकिचाने का वक्त नहीं था। जैसे ही यह ख्याल आया, यान काय ने दांत पीसे और डेंटियन में यांग लिक्विड की बूंद फोड़ी। एक बूंद यांग लिक्विड उसके मेरिडियंस में पूरी तरह भरने पर मौजूद यांग क्यूई के बराबर थी। जैसे ही उसने वह बूंद फोड़ी, उसकी पहले से फूली मेरिडियंस और फूल गईं। फूलकर दर्द की लहर दौड़ी, जैसे उसका शरीर फट रहा हो, जिससे यान काय जोर से कांप उठा। सांस रोककर यान काय ने बेतहाशा मेरिडियंस दबाए इस फूटी ट्रू यांग युआन क्यूई से उग्र युआन ऊर्जा की बार रिफाइन करने की कोशिश की। यह उसकी इच्छाशक्ति की भारी परीक्षा थी। सौभाग्य से उसके अनयील्डिंग विल ने इस महत्वपूर्ण पल में अहम रोल निभाया, अस्थायी रूप से उसकी रियल्म बढ़ाकर उसकी ताकत उमड़ती ऊर्जा सहन करने लायक कर दी। जैसे हमेशा बीत रहा हो, सहते हुए दबाव अचानक कम होने लगा। यान काय ने बेतहाशा फोड़ी यांग लिक्विड की बूंद उसके मेरिडियंस में पहले से मौजूद ट्रू यांग युआन क्यूई से मिलने लगी, पहले से ज्यादा शुद्ध हो गई। जैसे उसकी युआन क्यूई शुद्ध हुई, उसकी सीक्रेट आर्ट चलाने की रफ्तार भी बढ़ गई।
इस तरीके से शरीर में घुसती ऊर्जा को तेजी से रिफाइन किया जा सकता था। ये जानकर यांग काई का जोश बढ़ा और उसने मेरिडियंस पर और दबाव डाला ताकि युआन क्यूई मिलने की रफ्तार बढ़े। वक्त बीतने के साथ उसके शरीर की ट्रू यांग युआन क्यूई और शुद्ध होती गई, घुसती ऊर्जा रिफाइन करने की क्षमता भी बढ़ती गई, जल्दी 50% से ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा यांग काई का फूला शरीर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, जैसे फूले थैले में छोटा छेद करके हवा निकाल रहे हों। ओल्ड डेमन ने आखिरकार राहत की सांस ली और सोल ब्रेकर अव्वल में पीछे हट गया, जैसे वह लगातार दुआ मांगता रहा। यांग काई की मौत मतलब उसकी मौत थी, वह बेचैन न होता तो क्या होता। जब मेरिडियंस में ट्रू यांग युआन क्यूई मिलने की रफ्तार धीमी होने लगी तो यांग काई यांग लिक्विड की बूंद फोड़ता और युआन क्यूई पर दबाव बढ़ाता। आधे दिन बाद जब उसकी ट्रू यांग युआन क्यूई कुछ हद तक शुद्ध हो गई तो यांग काई ने ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट चलाई। उसे लगा जैसे उसके शरीर से हल्की गुनगुनाहट की आवाज आ रही हो। यह उसकी युआन क्यूई मेरिडियंस में बिना रुकावट बहने की आवाज थी। यह एहसास महसूस करके यांग काई को पता चला कि 2 ब्लड बीड्स से युआन ऊर्जा रिफाइन करने की रफ्तार अब उसके शरीर में घुसने की रफ्तार के बराबर हो गई थी, जिससे धीरे धीरे उसका नॉर्मल रूप लौट रहा था। मैं जिंदा हूं। यांग काई राहत की सांस लेते हुए चारों तरफ देखा और पाया कि 2 ब्लड बीड्स में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। दरअसल लगता था बिल्कुल नहीं बदली। लगता है मैंने इन ब्लड बीड्स में मौजूद ऊर्जा को बहुत हल्के में लिया था। ये जीवन मौत की जंग ने यांग काई में कुछ ख्याल जगाए और ताकत बढ़ने के अलावा नई समझ दी। सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री कल्टीवेटर का सबसे अहम काम ट्रू एलिमेंट बाउंड्री में ब्रेकथ्रू की तैयारी था। वे अपनी युआन क्यूई की शुद्धता और घनत्व लगातार बढ़ाते रहते जब तक कुछ हद तक पहुंचकर वह ट्रू क्यूई में बदल जाती और वे ट्रू एलिमेंट बाउंड्री में कदम रखते। पहले ताकत बढ़ाने के लिए यांग काई बस अपने में ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करता था, लेकिन इस जीवन मौत की परीक्षा से गुजरकर उसे पता चला कि ब्रेकथ्रू का सिर्फ यही तरीका नहीं था, दूसरे तरीके भी थे। उसे पता चला कि शरीर में ऊर्जा की मात्रा न बढ़े तब भी कल्टीवेशन बढ़ाई जा सकती है। जब उसकी युआन क्यूई कुछ हद तक शुद्ध हो जाती तो खुद ब्रेकथ्रू हो जाता। ऊपर से हर ब्रेकथ्रू के साथ उसकी युआन क्यूई और शुद्ध होती, धीरे धीरे ट्रू क्यूई में बदलती। हालांकि यांग काई जैसे अनोखे फायदों वाले आम कल्टीवेटर के लिए, यानी उसका डेंटियन ढेर सारी ऊर्जा रख सकता था, उनका सिर्फ एक विकल्प होता कि बाहर से ऊर्जा सोखे, फिर धीरे धीरे अपनी युआन क्यूई से मिलाकर दबाए ताकि शुद्धता का असर हो। बस आधे दिन पहले यांग काई जानलेवा संकट में था, लेकिन बच निकलकर उसने अनजाने में खुद के लिए अनोखा कल्टीवेशन तरीका ढूंढ लिया। इस खोज से उसे साफ पता चल गया कि सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री में रहते हुए आगे क्या करना है। यह नई समझ पाकर यांग काई का पूरा शरीर हल्का हो गया, जैसे साफ रास्ता और मकसद मिल गया हो। इसी बीच 2 ब्लड बीड्स से ऊर्जा लगातार उसके शरीर में घुस रही थी। विशाल नदी जैसे आगे बढ़ती हुई सब उसकी खुद की ताकत बन रही थी। दुष्ट स्पिरिट क्यूई और उसकी साथ वाली दुश्मनी भी रिफाइन हो रही थी, लेकिन यांग काई से मिलने की बजाय धीरे धीरे उसके मेरिडियंस से बाहर निकलकर शरीर की सतह पर इकट्ठी हो रही थी, फिर हवा में बिखर रही थी। यांग काई को यह अजीब हालत जाहिर तौर पर पता थी, लेकिन अभी ऊर्जा की बाढ़ सोखने के महत्वपूर्ण पल में था, इसलिए ऐसी बातों की फिक्र करने का वक्त नहीं था। फिर भी इससे ये पुष्टि हो गई कि ये 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स कितनी ताकतवर थीं। अनगिनत सालों से मरे होने के बाद भी, ब्लड बीड्स में संघनित होने के बाद भी उनकी जन्मजात मौजूदगी बाकी थी। इन 2 ब्लड बीड्स को पूरी तरह सोखने में यांग काई को पूरे 10 दिन लगे और डेंटियन में आधी से ज्यादा यांग लिक्विड खर्च हुई, तब जाकर उनमें मौजूद ऊर्जा शुद्ध हुई। ओल्ड डेमन को हैरानी हुई कि इतनी बड़ी ऊर्जा सोखने के बावजूद यांग काई की कल्टीवेशन और नहीं बढ़ी। उसकी रियल्म सेपरेशन एंड रियूनियन 5th स्टेज पर मजबूती से रुकी रही। ये खोज उसे हैरान कर गई, इस रहस्यमयी हालत की वजह समझ नहीं आई। जब 2 ब्लड बीड्स आखिरकार पूरी गायब हो गईं, आखिरी दुष्ट स्पिरिट क्यूई की किरण भी यांग काई के शरीर से निकलकर बाकी क्यूई के साथ बाहर इकट्ठी हो गई। 10 दिनों की मेहनत से यांग काई के ध्यान की जगह के चारों तरफ घनी हत्यारी आभा भर गई, जैसे दुष्ट स्पिरिट क्यूई 2 हिस्सों में बंट गई। 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स फिर जन्म लेकर लड़ने लगे और वे उसके चारों तरफ घूमते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। दुष्ट स्पिरिट क्यूई पहले से आधा किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी थी और आखिरी किरण निकलते ही एक दूसरे का सामना कर रही स्पिरिट क्यूई की शक्लें अचानक टकराने लगीं। लड़ाई शुरू होते ही स्पिरिट क्यूई की शक्लें धीरे धीरे 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स का रूप लेने लगीं। बाएं तरफ 150 मीटर ऊंची आकृति थी जिसका शरीर बर्फ जैसा सफेद था। उसकी पूरी शक्ल में जरा सी अशुद्धि नहीं थी। घमंडी शानदार चेहरा, मुंह के किनारों पर 2 तेज दांत, लंबी स्टील जैसी पूंछ हवा में बराबर लहरा रही थी।
बिना शक वह व्हाइट टाइगर था। दाएं तरफ 300-400 मीटर ऊंचा विशाल जानवर था। उसका शरीर बादलों तक पहुंचता लगता था, जैसे खत्म ही न होता हो, लेकिन उसकी विशाल शक्ल से हल्के से बैल का रूप दिखता था, जो हर बार 4 खुरों में से एक जमीन पर पड़ते धरती हिला देता था। हेवन शेकिंग व्हाइट टाइगर, अर्थ स्प्लिटिंग डिवाइन ऑक्स। ओल्ड डेमन चौंक कर चिल्लाया। जब दो जानवरों की शक्ल पूरी बनी, दोनों ने आसमान की तरफ गरज लगाए। घाटी का पूरा माहौल तुरंत बदल गया, जैसे दुनिया से सारे रंग उड़ गए। जैसे ये सब घिरने वाली आभा अचानक यान काय के पूरे वजूद को ढक गई। यान काय को सिर्फ लगा जैसे उसका पूरा शरीर जम गया। बेजोड़ दुश्मनी ने उसे इतनी मजबूती से जकड़ा कि वह मांसपेशी तक नहीं हिला पाया। उसकी आंखों में अब चारों तरफ का जंगल नहीं दिख रहा था, सिर्फ 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स की छापें जानलेवा लड़ाई में लगी हुई। कई मॉन्स्टर बीस्ट आज सुड़ रही थी, जो आसमान हिला और धरती फाड़ रही थी। हवा और ऊर्जा की लहरें उग्रता से तड़प रही थीं। यह महाकाव्य संघर्ष था। इन 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स ने जिंदा रहते एक दूसरे से दुश्मनी पाल ली थी, जो आखिरकार दोनों की तबाही का कारण बनी। सिर्फ एसेंस रह जाने पर भी मौत के बाद उनकी लड़ाई जारी थी। अब उनका युद्ध का मैदान यान काय का शरीर था, जिसने उनकी एसेंस सोख ली थी। जिंदा रहते वे बराबरी पर थे, कोई जीत नहीं पाया था, और मौत के बाद भी वैसा ही था। दोनों एक दूसरे के सम्मान के लायक विरोधी थे। हालात के बावजूद यान काय सहज था, लेकिन शुरू की हैरानी के बाद उसका मूड जल्दी शांत हो गया, जैसे उसने इन 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स को जीवन मौत की जंग में लगे देखा। ऐसी आसमान हिला देने वाली जंग उसके लेवल के कल्टिवेटर के लिए आसानी से देखने लायक नहीं थी, और भले मॉन्स्टर बीस्ट्स की लड़ाई थी, फिर भी उसमें ढेर सारी समझ और रोशनी मिल सकती थी। धीरे धीरे यान काय को वक्त बीतने का पता नहीं चला। उसका मन पूरी तरह 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स पर लगा था और एकमात्र गवाह के रूप में ध्यान से देख रहा था। वह जमीन पर क्रॉस लेग बैठा था, चारों तरफ घूमती हत्यारी आभा की द्रव्यमान नंगी आंखों से दिख रही थी, उसे जरा भी असर नहीं कर रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।